एक बेटा तो मुझसे दूर हो गया, दूसरे को आप क्यों दूर कर रहे हैं? फजीला बेगम बेड पर दूसरी साइड पर बैठे फाइल स्टडी करते मोहतशिम खान से बोली थी। परेशान ना हो, गुस्सा ठंडा होगा तो आ जाएगा। वो मसरूफ अंदाज में गोया हुए, आप उस लड़की को क्यों लेकर आए हैं? मेरे बच्चे का बदला उसके भाई से लेते ना। उनकी आंखें मेहरान खान की याद में नम हो रही थीं। तुम अच्छी तरह जानती हो उस लड़की को इस हवेली में लाने का मकसद क्या है। सिर्फ मेहरान खान की मौत का बदला नहीं लेना है, बल्कि किसी और चीज़ का भी। वो पुरसोच अंदाज में बोले, तो क्या आप मेरे बेटे का बदला नहीं लेंगे? वक्त आने पर मैं उस लड़के को मारकर अपने बेटे का भी बदला ले लूँगा, और जितना हो सके उस लड़की को तकलीफ़ दें और उसकी वीडियो बनाकर मुझे दे दीजिएगा। आखिरी बात कहते उनकी घनी मूंछों तले लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। दूसरे पर रोब जमाने वाली फजीला बेगम मोहतशिम खान के आगे कुछ न कह सकती थी। खामोशी से दूसरी तरफ करवट लेते लेट गईं। उसकी आंख बमुश्किल अपनी आगे आने वाली जिंदगी को सोचते 1 घंटा पहले ही लगी थी कि किसी की तेज आवाज पर झट से आंखें खुली। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर देखने लगी तो सामने ही रेशमा का चेहरा दिखाई दिया। कल का सारा मंजर फिल्म की तरह आंखों के आगे घूमा। सुर्ख आंखें रात भर जागने और रोने की चुगली खा रही थी। आधे घंटे में बावर्ची खाने में पहुंचो। उसकी आंखें देखकर एक लम्हे को रेशमा के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन अगले लम्हे ही हमदर्दी का हे भी निकल गया। हवेली के लोगों की तरह शायद उनके दिल भी पत्थर हो चुके थे। सुनिए, वो जाने लगी थी कि जिमल पुकार बैठी। बोलो, वो नखुवत से बोली। वो मुझे वजू करना है, आहिस्तगी से कहा गया। मेरे कमरे में आकर कर लो। खिलाफ़े तवक्को वो आराम से बोली। जिमल उसकी तकलीद में मुलाजमों की रहने वाली जगह पर चली गई, जहाँ छोटे छोटे कमरे मुलाजमों के रहने के लिए बनाए गए थे। जिमल नमाज अदा करके अपने भाई और बाप के लिए ढेरों दुआएं करते उठकर नम आंखें लिए किचन की तरफ चल दी। सुनो लड़की, तुम बड़े खान के लिए साग और गुड़ का शरबत बनाओ। इन 2 चीज़ों के बगैर वो नाश्ता नहीं करते। जैसे तैसे करके उसने साग तैयार कर ही दिया। वो मुझे गुड़ का शरबत बनाना नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो हिम्मत करके बोली, गुलमीना तुमको बताती है, बनाओ तुम। वो वहाँ खड़ी एक कम उम्र मुलाजमा को देखते बोली। जिमल उसके बताने पर बनाती जा रही थी। बनाते वक्त उसके हाथ कप कपा रहे थे। एक खौफ दिल में कुंडली मारे बैठा था। आज ज़ोहरान खान का पहला पेपर था। वो एमबीए के लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर का पेपर दे रहा था। इन पेपरों के बाद उसे डिग्री मिल जानी थी। उसने हवेली में एक बार भी कॉल नहीं की थी। उसका गुस्सा किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और वो गुस्से में बाबा साईं और मूरे से बदतमीजी करना नहीं चाहता था। अभी पेपर शुरू होने में आधा घंटा बाकी था। वो यूनिवर्सिटी के लॉन में खामोश सा बैठा था कि यकायक जहन में गाड़ी में बैठी खौफजदा सी लड़की का अक्स उभरा। अभी वो उसे सोच ही रहा था कि नौमान उसके पास आ बैठा। यार, तेरी खूबसूरती की तो क्या ही बात है, हर लड़की तेरे लिए मरने को तैयार है। अब बेचारियों को तेरा दीदार नसीब नहीं हो रहा। नौमान उसकी डैशिंग पर्सनालिटी से मरूब था, और वो इंतहा का वजी इंसान। कभी भी अपनी खूबसूरती को लेकर किसी को डिग्रेड नहीं करता था और ना ही गरूर करता था। अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत है। उसका चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। तू तो बड़ा नाशुक्रा है। नोमान को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। मैं नाशुक्रा नहीं हूँ, बल्कि उस रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं खाइफ अपने आप से हूँ कि मेरी खूबसूरती की वजह से उनके दिल में गलत ख्याल आते हैं और वो गलत राह पर चलने लगती हैं। वो ठहर ठहर कर बोला, तो यार इसमें तेरी क्या गलती है? तेरी बात तो मेरी समझ में नहीं आती भाई। वो वहाँ से खड़े होते हुए बोला, मेरी बात तो किसी की भी समझ में नहीं आती। वो हल्के से हंसता हुआ बोला। वो मुनफरिद था, आम मर्दों जैसा नहीं था वो। अगर लड़कियां उसकी तरफ उसकी खूबसूरती की वजह से राग़िब होती थीं, तो वो हरगिज़ ये नहीं कहता कि उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं, वो अच्छे घर से नहीं, बल्कि वो उसे भी अपनी गलती ठहरा देता था। वो 5:30 बजे से लगी हुई थी और नाश्ता बनाते बनाते पूरे 2 घंटे हो गए थे। रेशमा ने उससे अच्छी खासी चीज़ें बनवाई थी और साथ बता भी दिया था कि यही चीज़ें रोज़ बनेंगी। जिमल का तो बुरा हाल हो चुका था, उसकी जान इसी में निकल रही थी, और अब उसे दोपहर और रात का खाना भी तैयार करना था और साथ सफाई भी। 8 बजे सभी नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे। ये गुड़ का शरबत किसने बनाया है? सरदार मोहतशिम घूंट भरते ही ढाड़े। टेबल पर सकूत सा छा गया था। रेशमा, बुला कर लाओ उस मनहूस लड़की को। सरदार मोहतशिम का गुस्सा देखते फजीला बेगम ने रेशमा को आवाज़ दी।
मिशेल बेबसी से आने वाले वक्त का सोचने लगी। जिमल डरते डरते आहिस्तगी से चलते हुए आ रही थी कि तभी सरदार मोहतशिम ने पूरी कुव्वत से ग्लास उसके करीब फेंका। वो सहम कर पीछे हुई, आंखों की पुतलियां खौफ से फैल गईं, शहद रंग आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। सुनो लड़की, तुम्हारे भाई ने मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया, लेकिन उसका खमियाजा तुम भुगतोगी। वो नफरत से उसे देखते हुए बोले, फजीला बेगम, इसे इसकी औकात अच्छी तरह याद दिलाएं और हर गलती की सजा दें। उससे कहने के बाद वो फजीला बेगम से बोले और लंबे लंबे डग उठाते बाहर चले गए। उनका इरादा ज़मीनों पर जाने का था। ये साफ करो, बाद में तुमसे निमटती हूँ मैं, सख्त लहजे में कहती वो दोबारा नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। लड़की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बनाना सिखाया भी है या नहीं? वो जो कांच के टुकड़े उठा रही थी। फजीला की गुस्से से भरी आवाज़ में, घबराहट में, कांच का टुकड़ा उसके हाथ को अच्छा खासा जख्मी कर गया। लफ्ज़ माँ और तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी शहद रंग आंखें बरस पड़ी थी। मोरे, इसका खून निकल रहा है। मिशेल फौरन कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। रुक जाओ मिशेल, वहीं। वो तेज़ आवाज़ में वार्न करने लगी उसे। मोरे, लेकिन उसका खून बह रहा है। वो उसके बहते खून को देखकर बेचैन हुई। मिशेल, दोबारा अपनी जगह पर जाओ, और अब मुझे ये ना कहना पड़े फिर से। अपनी माँ की सफाकी की इंतहा देखकर वो वहां से अपने कमरे की जानिब जाने लगी थी कि उनकी कही बात पर वो मुंजमद हुई वहीं पर। मिशेल, दोबारा टेबल पर आओ, और अब बदतमीजी हुई तो इसके अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मिशेल चारों नाचार टेबल पर आकर बैठ गई। जाओ तुम, वो जिमल को देखकर नखुवत से बोली। मिशेल, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जल्दी से नाश्ता करो, यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। महरमा बेगम, जो हर बात में फजीला बेगम की हाँ में हाँ मिलाती थी, जिमल जाने को उठी तो गैर इरादी तौर पर निगाह मुस्फरा की तरफ पड़ी, जिसके लब मुस्कुरा रहे थे। जिमल से नज़रें मिलने पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। जिमल उलझ गई थी, लेकिन कह कुछ ना सकती थी। जिमल किचन में आकर आंसू बहाने के साथ ही हाथ पर पट्टी करने लगी। दोपहर में मनपसंद खाना ना मिलने पर मुस्फरा उसे एक और थप्पड़ लगा चुकी थी, लेकिन किसी ने उफ तक ना कहा। जिमल यही अंदाज़ा लगा सकी कि मुस्फरा या तो इस हवेली की लाडली है, या फिर मेहरान खान की मौत के बाद उसकी बेजा जिदें पूरी होने लगी हैं। मुस्फरा, बच्चे, मैं जानती हूँ ये दुख बहुत बड़ा है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे लिए भी। जवान बेटा खोया है मैंने, वो दुख से बोली। फजीला बेगम उसके सामने बेड पर बैठी थी और मुस्फरा की दूसरी तरफ महरमा बेगम थी। इस तरह कमरे में बंद रहकर खुद पर भी और हम पर भी यूं जुल्म तो ना करो, वो उसको खामोश देखकर बोली। भाभी, मैं इसे इतना समझा रही हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी मुश्किलों से तो खाने की टेबल पर लाती हूँ। महरमा बेगम दुख से अपनी बेटी को देखते हुए बोली। आप परेशान ना हो ताई, मैं कोशिश करूंगी, बल्कि ऐसा करती हूँ, आज ही झील किनारे पर चली जाती हूँ। एक वही जगह तो मुझे सुकून देती है। वो हल्के से मुस्काई। जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा, मुझे ज़रा काम है, मैं चलती हूँ, वो उसके माथे पे प्यार करते हुए बोली। मैं भी चलती हूँ भाभी। महरमा बेगम भी उनके पीछे निकल गई। पीछे मुस्फरा फौरन से अपनी नम आंखों को साफ करके मुस्कुराते हुए वार्डरोब से अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने लगी। एक लड़की घने दरख्त के पास चादर से चेहरे को कवर किए खड़ी थी, तलाशती निगाहें दाएं बाएं दौड़ा रही थी। उसके सामने ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ी। फ्रंट डोर खोलकर उसमें से एक वजीह मर्द निकला, ब्राउन कमीज शलवार, गॉगल्स लगाए, पेशावरी चप्पल। वो शहाना चाल चलते उसके करीब आया। उसके आते ही वो चेहरे से चादर हटा दी गई। कैसी हो? वो मुस्कुराता हुआ पूछने लगा। ठीक हूँ, वैसे मुझे यकीन नहीं था कि तुम ये काम इतनी आसानी से कर दोगे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? उसके हाथों को अपने हाथों में लेता वो पूछने लगा। हाथ तो छोड़ो। उसने हल्का सा एहतजाज किया। सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था। वो नाराज़गी से कहता उसका हाथ छोड़कर बोला। अच्छा बाबा, पकड़ लो। उस लड़की को कहाँ उसकी नाराज़गी बर्दाश्त थी? तुमने बताया नहीं। वो उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लेते बोला। क्या? वो आईब्रो उचकाते हुए पूछने लगी। यही कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? वो दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहने लगा। यकीन तो है, लेकिन यह काम इतना रिस्की था, मुझे लगा तुम मना कर दोगे। तुम्हारी मोहब्बत में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताओ कि किसी को शक तो नहीं कि तुम मुझसे मिलती हो? कुछ याद आते ही वो पूछने लगा। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। कुछ देर तक दोनों यूं ही बातें करते रहे। फिर दूसरे दिन मिलने का वादा लेता वो अपनी राह पर चल दिए। उन दोनों की ऐसी मुलाकातें तो कब से होती आ रही थी।
सारे काम खत्म करके जिमल दादी के कमरे में आई। अब उसके हाथ एक और मुलाजमा भी आई थी। जिमल दादी से उस दिन कही जाने वाली बात की बाबत पूछ ना सकी और ना ही दादी उससे कुछ कह सकी। बस वो उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती रह गई। मुस्फरा की पुरअसरार मुस्कुराहट और दादी की आंखों में अपने लिए बेतहाशा मोहब्बत उसे बुरी तरह उलझा रहे थे, लेकिन अभी उसे सुलझाना आसान नहीं था। वो दादी के तमाम काम करके स्टोर में गई। दोबारा से वो वहीं थी, उसी अनजान जगह। बाप भाई से दूर एक और रात गुजारनी थी, या फिर पता नहीं कितनी रातें। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था। बाप भाई को याद करते आंखें भीगी। अब शायद यादों ने ही सताना था। बाप भाई को याद करते गैर इरादी तौर पर सोचों के धागे ज़ोहरान खान की तरफ गए। या अल्लाह, ज़ोहरान खान कल से नहीं आए। क्या वो भी हवेली के बाकी लोगों के जैसे हैं? दिल में नई कोंपलें खिलने का शायद शुरुआत हो रहा था। इन्हीं सोचों से थक हार कर वो नींद की वादी में चली गई। पूरे 9 दिन गुजर चुके थे उसे इस हवेली में आए, लेकिन ज़ोहरान खान अब तक हवेली नहीं आया था। मुस्फिरा बात बे बात उसे थप्पड़ जड़ देती। फजीला बेगम और मोहतशिम खान की नफरत से भरी बातें वो ज़ब्त से सुनती। उसके अलावा और वो कर भी क्या सकती थी? उस दिन के बाद से उसे अब तक दादी से बात करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि जब भी वो दादी के कमरे में जाती तो एक और मुलाजमा उसके साथ होती। मिशल से भी उसकी मुख्तसर ही बात होती थी। दोपहर तक वो यूनिवर्सिटी में होती। शाम को फजीला बेगम उसे अपने साथ उलझाए रखती ताकि वो जिमल से मिल ना सके। इन 9 दिनों में बाप भाई के साथ एक और शख्स भी उसके ख्यालों में होता था। हेलो ब्यूटीफुल। जिमल किचन में खाना बना रही थी कि अपने पीछे से आती मर्दाना आवाज़ पर वो खौफ से मुड़ी। फजीला बेगम और महरमा बेगम सारे मुलाजमीन को लिए हवेली के पिछले हिस्से में कोई काम करवा रही थी। मिशल यूनिवर्सिटी गई हुई थी और मुस्फरा मामूल के मुताबिक दोपहर को झील किनारे गई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी आंखें फहद खान के देखने के अंदाज से खौफ से फैली। फहद खान का उससे ज़्यादा सामना नहीं होता था, क्योंकि सरदार मोहतशम ने उसे ज़मीनों की जिम्मेदारी दी हुई थी, तो वो सुबह से शाम तक वहीं होता था। इतने दिनों बाद तो तुम्हें देखने का मौका मिला है, इसलिए चला आया। वैसे अगर तुम अपना हुलिया संवार लो तो और खूबसूरत लगोगी। वो एक आंख दबाते हुए हंसते हुए बोला, क्या कह रहे हैं आप? जाएं यहाँ से, वरना मैं ज़ोहरान खान को कह दूंगी। अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते वो मजबूत लहजे में बोली, हाँ, ज़ोहरान खान को। सच में? आह, मैं तो डर गया। बोलोगी भी किसको? उसे, जो खुद 9 दिनों से पता नहीं कहाँ गायब है। वो बेहंगम कहका लगाते हुए बोला, अच्छा सुनो, अगर ज़ोहरान खान से छुटकारा और इस हवेली से निकलना है ना, तो मेरे पास आना, फिर मिलकर एक डील करेंगे। अगर तुम्हें मंजूर हुई तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वो उसके चेहरे पर हाथ फेरता मायनी खेजी से बोला। जिमल ने गुस्से से उसका हाथ झटका। आई लाइक इट एंग्री गर्ल, वो आंख दबाते कहता। उसे पीछे खौफजदा छोड़कर जा चुका था। उसके जाते ही जब्त किए आंसू निकलने लगे। या अल्लाह, मुझे इस बंदे से बचा। या अल्लाह, ज़ोहरान खान को भेज दे। उसके दिल ने उस वक्त शिद्दत से ज़ोहरान खान को पुकारा था। जो भी था वो उसका महरम था, और इस हवेली में शायद फहद खान से सिर्फ वही उसको बचा सकता था। वो आसपास नज़रें दौड़ाने लगी कि कोई था तो नहीं वहाँ, और जल्दी से आंसू साफ करके काम करने लगी। लेकिन लम्हों में वो पीछे मुड़कर देख भी रही थी। फहद खान का डर उसके दिल में बैठ चुका था। बाबा, मैं उनसे अपनी बहन का बदला लूँगा, और ऐसा लूँगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। सुफियान अहमद इब्राहिम के बराबर में लेटा था। नफ़रत की शुरुआत होने लगी थी। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो नरमी से उसे मना करने लगे, लेकिन बाबा, उसने एतराज़ किया। तुम उस ज़ाते इलाही पर भरोसा रखो जिसने हमें पैदा किया है। वो जो दिन को रात और रात को दिन में बदलता है। वो जो हमारे इतने गुनाहों के बाद भी हमें अपनी नेमतों से नवाजता है। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि जालिम लोग हम पर जुल्म करते रहें और वो उन्हें छोड़ दे? हरगिज़ नहीं। वो बहुत रहीम है। वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, वो लेगा हमारा बदला। बस तुम सब्र करो और हर नमाज में अपनी बहन के लिए दुआ करो। उन्होंने अपने अल्फाज से सुफियान के अंदर पैदा होने वाली नफ़रत को मजबूत बनने से पहले ही ख़त्म कर दिया। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ना, कत्ल मैंने नहीं किया, और जिसने किया है आप उसे भी जानते हैं। तो फिर उसका नाम सबको बता क्यों नहीं देते? वो उलझते हुए पूछने लगा। अगर अभी हम किसी से कहेंगे भी ना, तो कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तुम सब्र करो, सच खुद ही सामने आ जाएगा। बज़ाहिर तो लगता है कि झूठ की जीत हो गई, लेकिन ये सिर्फ वक्ती जीत हुई है।
اصل جیت تو سچ کی ہوتی ہے اور اس جیت کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہ اسے پھر سمجھانے لگے، انشاءاللہ آپ ہی جلد ہی ہم سے آن ملیں گی۔ اس نے دل سے دعا کی، اگر شروع میں پیدا ہونے والی نفرت کو مضبوط بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے نا تو یہ ایک انسان کو وحشی بننے سے بچا لیتی ہے۔ اگر ہم خود بھی نفرت جیسی برائی سے دور رہیں اور اپنے بچوں سے بھی اسے پیدا نہ ہونے دیں تو کئی مسائل معاشرے میں جنم لینے سے بچ جائیں۔ زمل اس وقت دادی کے کمرے میں موجود دادی کی ٹانگوں کی مالش کر رہی تھی۔ وہ ظاہری طور پر دادی کے پاس تھی لیکن ذہنی طور پر زہران خان کے پاس۔ 9 دنوں پہلے جو زہران خان کو نکاح کے بعد اور گاڑی میں دیکھا تھا وہ اب تک اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ یا اللہ، زہران خان، کیا وہ بھی ان حویلی کے باقی مردوں جیسے ہیں؟ کیا وہ بھی مجھے قبول نہیں کریں گے؟ اتنے دنوں سے حویلی کیوں نہیں آئے وہ بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ دل میں نئے احساسات جنم لے رہے تھے۔ پتہ نہیں ان احساسات کا انجام کیا ہونا تھا، پتہ نہیں کیوں آج کل وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ وہ نہ آئے گا، ہمیں معلوم تھا اس شام بھی۔ انتظار مگر اس کا کچھ سوچ کر کرتے رہے۔ آج زہران خان کا آخری پیپر تھا۔ لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس لان میں بیٹھے باتیں کرتے، تصویریں بناتے، یونیورسٹی میں آخری دن کو یادگار بنا رہے تھے۔ زہران بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ بسکٹی کلر کی شرٹ، اس پر کیمل کلر کی جیکٹ اور بلیک پینٹ، بہت پرکشش معلوم ہو رہا تھا وہ۔ زہران سنو، تبھی اسی کے گروپ کی ایک لڑکی نے آ کر اسے پکارا۔ ہاں ماہم کہو، وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ بات کرنی ہے، کیفے چلیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یا شو، وہ اس کے ساتھ کیفے کی جانب چل دیا۔ کیفے پہنچ کر کرترے کونے والی ٹیبل پر دونوں جا بیٹھے۔ ہاں کہو، زہران بیٹھتے ہی بولا۔ زہران، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ اچھی طرح اس کے مزاج سے واقف تھی۔ اس کی بات پر سامنے والے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ماہم، تم اچھی طرح جانتی ہو میں گرلز الرجک ہوں، لیکن اس کے باوجود پوری یونیورسٹی میں تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے میں بات کرتا ہوں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی بھی جذبات رکھتا ہوں، بلکہ تم سے بات کرنے کی اہم وجہ تمہارا ہمارے گروپ میں ہونا تھا، اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھے مجھے یہ گوارا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے کچھ باور کروا رہا تھا۔ زہران، تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہیں شادی تو کرنی ہی ہے نا، تو مجھ سے کر لو۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، اور دوسری بات، میں نے کبھی کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا کہ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ یہیں سنبھل جاؤ۔ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری شادی کے بارے میں، لیکن وہ تو ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے نا، تم مجھ سے کر لو شادی پلیز۔ وہ اس کی دوسری بات سرے سے نظر انداز کر گئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور میں دوسری شادی کا خواہش مند نہیں ہوں۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی ایک ہی بات پر مٹھی بھینچتے، غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ بولا۔ زہران خان، یاد رکھنا، تم مجھے ریجیکٹ کر کے تم اچھا نہیں کر رہے۔ وہ نم آنکھوں سے وارن کرتے ہوئے بھاگنے کے سے انداز میں کیفے سے نکل گئی۔ ایک مصیبت کم تھی اور اب یہ۔ وہ کندھے ڈھیلے چھوڑ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کیفے سے نکلتا بغیر کسی سے ملے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ ارادہ حویلی جانے کا تھا۔ وہ پورے 10 دنوں بعد حویلی پہنچا۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ کیسی چائے بنائی ہے تم نے؟ آج پھر زمل سردار محتشم کی ڈانٹ کو سر جھکائے لب کاٹتے سن رہی تھی۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، یہاں پر کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ فضیلہ بیگم اسے ایسی سزا دیں کہ یہ آئندہ غلطی لفظ ہی بھول جائے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ فضیلہ بیگم کے اشارے پر زمل کچن میں جا چکی تھی۔ زہران گہری سانس فضا کے سپرد کرتا اندر آیا۔ میرا بیٹا، میری جان، کب آئے تم؟ فضیلہ بیگم کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو فوراً اس کے پاس آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے کھڑا رہا۔ محتشم خان ایک سائڈ پر کھڑے اس کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ کس طرح بات کر رہے تھے اس سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زہران، کس طرح بات کر رہے ہو تم اپنے بابا سائیں سے؟ فضیلہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ میرا صحیح سے بات نہ کرنا آپ کو دکھ رہا ہے، اور بابا کا؟ وہ ایک افسوس بھری نگاہ ماں پر ڈال کر بولا۔ وہ ونی میں آئی لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی بات کی جائے گی، اور بہتر ہے کہ تم بھی ایسا ہی رویہ رکھو اس کے ساتھ۔ وہ ناگواری سے بولے۔ کیوں ایک بے گناہ کو سزا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی سے محبت نہیں تھی، جبھی اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لینا چاہتے تم۔ سردار محتشم غصے سے بولے۔
मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ और ये बात मुझे आप लोगों पर साबित करने की ज़रूरत नहीं। और अगर मेरे भाई का बदला लेना ही है तो कानूनी तरीके से उसके भाई से ले, न कि उनकी बात पर ज़ोहरान तो तड़प उठा था। अपनी कैफियत पर काबू पाते बोला, ज़ोहरान खान, तुम उस लड़की के साथ एक वन्नी में आई लड़की के जैसा ही सलूक करोगे। वो दो टोक अंदाज में कहते वहाँ से निकल गए। ज़ोहरान, तुम्हारे बाबा साईं ठीक कह रहे हैं। फजीला बेगम उसे देखते हुए बोली। वो लब भींचे खड़ा रहा। अच्छा बताओ, चाय बनवाऊं, पियोगे? उसे चुप देखते वो दोबारा बोली, मुरे फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, रूम में जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। वो वहाँ से सीधा कमरे की जानिब गया। भाभी, क्या हुआ ज़ोहरान को? और कब आया वो? महरमा बेगम जो उसी जानिब आ रही थी, ज़ोहरान को गुस्से में जाता देख कर बोली, दिमाग ख़राब हो गया इस लड़के का। वो शदीद इज़्तिराब के आलम में टहलता रहा, फिर बेड पर सर हाथों में गिराए बैठ गया। वो तो अपने भाई बहन से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे हर लम्हे अपने भाई की कमी महसूस होती थी, लेकिन वो तकलीफ़ अपने तक ही रखता था। उसके बाबा कैसे कह सकते थे कि वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करता? ये बात उसे तकलीफ़ पहुंचा रही थी। भाई यार, आप इतना अच्छा निशाना कैसे लगा लेते हैं? महरान और ज़ोहरान खान जंगल में शिकार खेलने आए थे। महरान खान का निशाना तो बहुत अच्छा था और ज़ोहरान खान का चुक रहा था। मैंने अपने शहज़ादे से सीखा है, वो मुस्कुराते हुए बोला। बना ले मजाक, अपना भी वक्त आएगा, वो मसनूई खफगी से बोला। सीख जाओगे तुम भी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, वो मोहब्बत से बाल बखेरते हुए बोला। बिल्कुल, हर मोड़ पर मुझे आपकी ज़रूरत है, ज़ोहरान भी बच्चों की तरह बोला। अब हर मोड़ पर मैं तो नहीं हूँगा ना, अकेले की भी तो आदत डालनी होगी ना मेरी जान। कोई नहीं, आपकी बीवी आ जाएगी तब भी आप मेरे ज़्यादा रहेंगे। महरान खान ने कहका लगाया था। आह भाई, क्यों छोड़ गए आप मुझे? भाई की याद में उसकी आंखें नम हुई थीं। दरवाज़ा नॉक होने पर उसके माथे पर बल पड़े थे। अभी तो वो नीचे मना करके आया था सबको कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। आइए, वो बगैर सर उठाए बोला। जिमल इजाज़त मिलने पर चलते हुए उसके करीब आई थी। चाय, वो हल्की आवाज़ में बोली। ये लफ्ज़ सुनकर ज़ोहरान खान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। अभी क्या मैं नीचे मजाक करके आया था? वो गुस्से से उठता चाय की प्याली को गिरा चुका था।